जिला हीरानगर के कंडी क्षेत्र डिंगा अम्ब में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को जिला उपायुक्त कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास के समक्ष प्रमुखता से उठाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना था। डिंगा अम्बा के निवासियों ने डीसी के सामने क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कठिनाइयों का जो उनको रोज ही सामना करना पड़ता है और भी प्रत्येक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। सीधे जुड़ते हैं मौके की तस्वीरों के साथ। आप देख रहे हैं कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। पास भी गन होती थी ना, तो उधर आर्मी और पुलिस की जरूरत ही नहीं, तो किसी के पास नहीं है। उन्होंने 1.5-2 घंटे सीन किया पूरा। हम नजदीक के, हमें पूरा पता है। जिस साहब भी हीरानगर आए थे उस दिन हमें उधर भी बोला था, जनाब रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं लाइसेंस के लिए, उनको जल्दी से जल्दी शॉर्ट फॉर्मेलिटी करके लाइसेंस दिए जाए। और दूसरा रहा कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी वेपन दिए जाए कि जो हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। दूसरा, हमारे पास हमारी पड़ोसी पंचायत है सांबा में, उधर बीडीसी बन रही है जनाब, हमारे एरिया में नहीं है, सांबा में बन रही है। तो रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे भी जैसे सांबा में बन रही है, हमारा भी उनके साथ ही पहाड़ी इलाका है, कंडी का इलाका है, हम जनाब हमारे भी वो बननी चाहिए, सब पूरे एरिया की बननी चाहिए। कंडी रोड कनेक्ट करता है सर एक रोड कनेक्ट करता है, उस रोड का नाम है गलमन टू दिसानो बाया कौली कोपड़ रोड। सर 2010 में इस रोड का काम शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड कब से शुरू होता है? 2010 से शुरू होता है। अर्लियर इट वाज इन नवाड स्कीम, नवाड में था ये। 2018 में इस रोड को सर सीआरएफ स्कीम में दिया जाता है। सीआरएफ स्कीम में जब भी हम जाते रहते हैं, गए हम डिपार्टमेंट के साथ हमने अप्रोच किया, तो डिपार्टमेंट ने हर बार हमें ये कहा कि इट्स ए लो फंडिंग स्कीम। जो सीआरएफ है वो लो फंडिंग स्कीम है, इसलिए ये रोड नहीं बन पा रहा है। पंच अभी बता रहा था कि मेरी एक वार्ड में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। एक पंच बता रहा था इधर, जोगिंदर जी पता नहीं क्या नाम है उनका। और एक वार्ड में देखो 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये पहले भी पंचायतें होती थी, पहले भी सरपंच होते थे। हमने देखा है, मैं पहले भी सरपंच रहा हूँ, तो हमें 1 लाख रुपया मिलता था पहले, एक पंचायत में 1 लाख रुपया सरपंच को। अब एक पंच 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें यहाँ पे डिंगाम के जो ब्लॉक लेवल के सारे ऑफिसेज हैं, उनको इसी कैंपस में एडजस्ट करेंगे, ताकि लोगों के लिए जो ये समस्या रहती है कि हम किस ऑफिस में बैठे, इस ऑफिस से उस ऑफिस, और ऑफिसेज के कई बार पता भी नहीं रहते हैं, तो एक ही सेंट्रल लोकेशन पे एक तरह से ये इनिशिएटिव डिंगाम से ही स्टार्ट किया गया है कि सारे ऑफिसेज एक ही कॉम्प्लेक्स में आ जाएं। तो सारे ब्लॉक ऑफिसेज जितने भी होंगे, चाहे तहसील ऑफिस हो, रूरल डेवलपमेंट के बीडीओ ऑफिस हो, पंचायत हो, ये सारे ऑफिसेज इसी कॉम्प्लेक्स में होंगे, ताकि लोगों के लिए ये अपनी समस्या लेके आएँ और उनका सॉल्यूशन करना ईजी हो। सेकेंडली, डीसी सर के रिसेंट इनिशिएटिव से हमने सब डिवीज़न हीरानगर में जितने भी ब्लॉक्स हैं, उसमें हर पंचायत में एमजी नरेगा के अंडर एक प्लेग्राउंड का प्रपोज किया है, और उनका काम भी सर स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हम तीनों ब्लॉक मडीन, हीरानगर और डिंगाम की हर एक पंचायत को कवर किया है। हर पंचायत में एक फंक्शनल प्लेग्राउंड है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। फैसिलिटीज़ को पहले एक बेसिक प्लेग्राउंड तैयार किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड किया जाएगा। ब्लॉक दिवस किया है लास्ट ईयर, उसके ब्लॉक दिवस और आज में काफ़ी सारे कामों में प्रगति भी आई है, प्रोग्रेस हुई है, काम हुए भी। पहली खुशी की बात यह है कि जो हमने पिछली बार ब्लॉक दिवस किया और जो आज हम ब्लॉक दिवस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिपीट नहीं हुए। तो ये मैं अपनी सारी टीम को जो है बधाई देता हूँ कि ब्लॉक दिवस जब हम अगली बार कहीं करते हैं और अगर पुराने मुद्दे दोबारा नहीं आए, तो वो एक टीम ठीक काम कर रही है, उसका अंदेशा है। तो ये एक पहला पॉजिटिव है कि यहाँ पे काम ठीक है। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को ये लगी कि एक स्कूल का अपग्रेडेशन, वो बात ऐसी है जो दिल में घर करती है कि अगर स्कूल का अपग्रेडेशन हो जाए तो बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको दूर जाके 8-10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो सीओ साहब से ये गुजारिश है कि इसका एक सीओ साहब प्रपोजल बनाओ, देखो किस तरह इसको हम जो है क्राइटेरिया में फॉल करता है, नहीं करता और कैसे करा सकते हैं। तो इसका एक प्रपोजल ये आपसे
आज यहाँ पे आपको वादा रहता है कि इसका प्रॉपरली इसको स्टडी करके पूरी कोशिश ये की जाएगी कि इसका हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन का हम लोग प्रपोजल भेजें और इसको परस्यू करके इसको कराया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज और बिल्कुल जायज चीज आपकी है कि पावर की समस्या है। वो आप सबके जितने भी लोगों ने बोला, सबने पावर की समस्या के बारे में जरूर बोला। सुरेंद्र, एक बार अपना पूरा रिव्यू करो। पावर का बहुत पहले से बेहतर है एटलीस्ट ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट रेट। ये कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर हमारा खराब होता है तो वो ट्रांसफार्मर हर साल या हर महीने उसके रिप्लेसमेंट के दिन कम होते जा रहे हैं। जो चीज़ पहले एक हफ्ते में होती थी वो आज शायद 24 घंटे के भीतर हो जाती है। और कोशिश यही है कि उसको 24 घंटे के भीतर रूरल एरिया में हमने ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना ही करना है और सारी टीम इसके लिए लगी। रही बात लो वोल्टेज की, वो सबकी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हमारा ट्रांसफार्मर का वायर्स का अपग्रेडेशन की जरूरत है और उसको हम लोग एक वॉर फुटिंग पे उसको काम को करेंगे, आपको दिखेगा वो काम होता हुआ। उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इमीडिएटली हम लोग सिर्फ ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन पे उसको कर सकते हैं। तो उसका एक प्लान बनाओ, हम इस काम को करना शुरू करें। हमने बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपने केपेक्स प्लान में भी रखे हैं। गन लाइसेंस की बात खत्म करो, इसको ध्यान से सुनो। गन लाइसेंस मैं आज एक क्लैरिटी चाहता हूँ, हर जगह मैं ये बोलता हूँ गन लाइसेंस पे सिंपल है, कोई उसमें आगे पीछे नहीं है। गन लाइसेंस भारत सरकार होम मिनिस्ट्री देखती है, उसका आर्म्स एक्ट और रूल बने हुए हैं, उसके हिसाब से हमने करना है। मैं आपको सिंपल 2 लाइन में संक्षेप बता दूंगा गन लाइसेंस का क्या है। जिस किसी का गन लाइसेंस बना है, रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन एनडीएल पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, जो 2016 से 19 तक रजिस्टर हो रहा था, वो अपना लाइसेंस आके रिन्यू करा ले। उसके रिन्यूअल में हम 1 हफ्ते ज्यादा नहीं लेते। हमने मोर देन 3000 लाइसेंस रिन्यू किए हैं। जो भी लाइसेंस ऑनलाइन एनडीएल पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो अपने गन लाइसेंस की छोटी जो पुस्तक आती है आपकी, उसको लेके एक बार आ जाओ। हाथों हाथ आपका देख के बता देंगे कि ये आपका ऑनलाइन है कि नहीं। अगर ऑनलाइन है तो आप जरूर उस पर 2 वेपन जो अलाउड है उसको रखो, गन लाइसेंस को यूज करो, दोबारा रिन्यू भी उसको जो है 3 से 5 साल के लिए कर देंगे। अब आई बात उसकी कि गन लाइसेंस आपका या तो बाहर से बना है या किसी ऐसी अथॉरिटी से बना है जो कि आर्म्स एक्ट के अंडर वैलिड नहीं है। ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज है, जैसे वर्मा साहब बता रहे थे, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से बनाया है। कोई गन लाइसेंस ऐसे हैं जो कोई तहसीलदार साहब ने इशू कर रखे हैं, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है गन लाइसेंस इशू करने के लिए। वो जिसके पास ऐसे लाइसेंस हैं वो उस लाइसेंस को, वो रद्द लाइसेंस है। वो लाइसेंस आपका किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी के अंदर एक वैलिड लाइसेंस नहीं माना जाता। फिर भी मैं आपको उसमें आपने बहुत सारे लोगों ने उस पर जो है आर्म्स ले रखी। उसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं ये मेरे भी बोलता हूँ। ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है एनडीएल, आप पोर्टल सर्च करोगे, 5 मिनट का काम है। एनडीएल पोर्टल पे जाओ और नए लाइसेंस के लिए वहां पे आप अप्लाई करो। नए लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है। नए लाइसेंस बनाने में प्रशासन को कोई संकोच नहीं है। नए लाइसेंस बनाने के लिए हम तैयार हैं। आप एप्लीकेशन करो नए लाइसेंस की, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करके 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस है, जिसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसमें सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, 4-5 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होंगी। जिस दिन आपकी वेरिफिकेशन आ जाती है आपको नया लाइसेंस बना के दे दिया जाएगा। प्रशासन ये चाहता है कि जो आदमी डिजर्व करता है उसके गन लाइसेंस बने। तो इसमें आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑनलाइन लाइसेंस आप रखते हैं ऑलरेडी, दोबारा एक ब्रीफ बता रहा हूँ, लाइसेंस ऑलरेडी रखते हैं, उस लाइसेंस में आपका ऑनलाइन है कि नहीं वो पता करा लो। ऑनलाइन अगर है अब एनडीएल पोर्टल पे, क्योंकि उसमें किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिले के पास नहीं है, भारत सरकार का पोर्टल है। उस पोर्टल में अगर आपका लाइसेंस है उसको हम रिन्यू कर दें अगर सब कुछ ठीक हो। नहीं है, नया बनवाना चाहते हो तो पोर्टल पे अप्लाई कर दो, सारी फॉर्मेलिटीज होंगी तो आपका नया लाइसेंस बना दे। इसमें आप कोई कंफ्यूजन आपने नहीं रखना। और आप भी जब आप आगे यहाँ से आगे जाओ तो जितने हमारे टीआरआई मेंबर्स हैं वो आगे जाके लोगों को भी ये बात बताएं। अगर एसी हीटर चलेंगे तो ट्रांसफार्मर का खराब होना जायज है और होगा भी। ट्रांसफार्मर उतना लेने के काबिल ही नहीं है। अगर हम एक ही खेत में 3-3 मोटर के कनेक्शन हमने एक कनेक्शन पे डाल रखे हैं, 3 मोटर एक ही कनेक्शन पे चलती है, तो ट्रांसफार्मर कैसे चलेगा? ये बात समझनी आपको जरूरी है। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और वो करेगा। इसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि डिपार्टमेंट जो है
ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट रेट भी ठीक हुआ है, जहां पे अपग्रेडेशन की जरूरत है अपग्रेडेशन भी होगा, जहां पे पोल और तारे चाहिए वहां पोल और तारे भी आएंगी। बट उसमें एक कॉमन सोसाइटी की बात ये बनती है कि सोसाइटी अपने जितने गलत, पहली बात मीटर आपको खरीदना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मीटर आपको खरीद के लगाना है, कनेक्शन डिपार्टमेंट करेगा, बिल मीटर के हिसाब से आएगा। जिस दिन आपने मीटर लगा लिया उसके बाद में मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल ना आए तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आप उसमें समाधान मांगो। बट जब तक हमारे पास हमने मीटर नहीं लगाया तो हम लोग कैसे रीड करेंगे कि कितनी बिजली आप लगा रहे हैं, किसके घर के अंदर क्या हीटर चलता है, क्या एसी चलता है। हम सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर एक ट्यूबलाइट और एक पंखा चलता है। आप भी जानते हो ये बात सच नहीं है। ये बात कुछ घरों में हो सकता है, 10-15% घर में सच हो सकती है कि हमारे घर में तो एक ट्यूबलाइट और एक पंखा ही चलता है। एक ट्यूबलाइट एक पंखा नहीं, हमारे घर में बहुत सारी, सर्दी के मौसम में हमारे हीटर भी चलते हैं रॉड वाले, गर्मियों में कूलर भी चलते हैं। उसको ठीक करना एक मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट, चाहे आप इसको मान के चलो कि एक आप अपने से आप एक कदम चलो, हम लोग 3 कदम आगे इसके चलेंगे। इस समाधान, इसको हमने सोल्यूशन साथ मिलके हमने निकालना और इसका निकलेगा। और यहाँ की हीरानगर की, दीगाम की, मरीन की, बॉर्डर एरिया की एक बहादुरी की मिसाल है। सैडा सोहल वाले इंसिडेंट में भी जिस तरह से आपने उस पर रिस्पॉन्स था, उसमें मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी उस दिन कम से कम 6-7 लोगों से हुई, मेरी उन व्यक्ति से बात हुई जिनके पास सबसे पहले उन आतंकवादियों ने दस्तक दी थी, और जिस बुलंदी से और विश्वास से वो मेरे से उस टाइम पे 5 मिनट कुछ ऐसा हो जाए कहीं पे तो आदमी घबरा जाता है। बट जिस तरह से उन्होंने बात करी वो उनकी बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है, और ये सब आपकी बहादुरी की है। VDGs आप डिजर्व करते हो और VDGs यहाँ पे बनाए जाए, तो बहुत बहुत खास करके खत्म करूंगा राशन कार्ड, वो मैं भूल रहा था। राशन कार्ड का बाइफर्केशन अभी अलाउड नहीं है। बाइफर्केशन अलाउड नहीं है, पर काम करने के तरीके निकालने हैं। ये कहना है कि राशन कार्ड का बाइफर्केशन अलाउड नहीं है, नहीं हो सकता, उस तरह प्रशासन कठुआ का काम नहीं करता। हमने जो वीडिंग आउट एक्सरसाइज शुरू करी है, जिसका आपने ऑर्डर पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी है कि हम नए बेनिफिशियरी बना सकें। अब इसमें आप सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि सेंसस 2011 के हिसाब से जितने राशन कार्ड का नंबर फिक्स्ड है, उस नंबर से ऊपर हम नहीं जा सकते। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनएलिजिबल हैं किसी भी कारणवश, चाहे हमारे बहुत सारे, ये मेरे को बात कहने में बुरा लगता है कि हमारे बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिनके पास वो राशन कार्ड है जो PHS कैटेगरी का है, जिसमें वो फ्री का राशन क्लेम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज में सबसे पहले वही क्लीन अप होने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख के करीब जो हमारे पूरे कठुआ जिले में प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले राशन कार्ड है और नॉन PHS वाले जिन पे हमारा फोकस है, उसमें से तकरीबन 2000 के करीब ऐसे राशन कार्ड हमने ऑलरेडी निकाले हैं। किसी को हमारे को नुकसान पहुंचाने का इसमें कोई वो नहीं है। जिसको राशन मिलता है उसको राशन मिलेगा, वो किसी की राशन बंद करने का इसमें वो नहीं है। बट जो बिल्कुल ही नॉन एलिजिबल है, जो अपने घर का राशन, उसकी कमाई इतनी है कि वो खुद का नहीं आसपास के 2 घरों का भी राशन लेके दे सकता है, उस आदमी को फ्री के राशन का हक नहीं है, और उसमें ही आपने सपोर्ट करनी है और उन्हीं को निकाला जाएगा, आप निश्चित हो। पर जितनों को हम निकालेंगे उतने ही नए डाल पाएंगे। और यही प्रोसीजर इसीलिए हो रहा है कि उन लोगों को जिनके पास, जिनको भगवान ने ऑलरेडी बहुत दिया है और जिनके पास खुद राशन लेने की क्षमता है, वो लोगों को इससे, वो सिर्फ एक जो है अंदर की भावना जो है ना, वैसे है कि हमने राशन फ्री का ही लेना है, उस भावना को खत्म करना है हमने। चाहे वो हमारे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे हमारे आम आदमी हो, उनको हमें करके हम उन लोगों को ऐड करें जो असल में राशन के हकदार हैं। और यही एक्सरसाइज इसमें की जा रही है, इसमें आप सबका सपोर्ट साथ में लगेगा और इसी को हम यहाँ पे करेंगे। कोशिश ये है कि हर ब्लॉक में हमारे सारे ऑफिस एक ही जगह हो, जितने हो सकते हैं, कि एक बार आदमी घर से निकले तो पूरी दिहाड़ी खराब ना करनी पड़े। आप घर से निकलो तो जहां पे भी जाना है, एक ही ऑफिस में आप सारा काम करके वापस आओ। शुरुआत ये आप सबको मुबारकबाद है कि ये शुरुआत डिंगाम से हुई, कठुआ में पहली, और ये सारा श्रेय आपको ही जाता है। पहला ब्लॉक है हमारा जहाँ पे कि हमारे तहसीलदार, BDO और कुछ हमारे ब्लॉक के अफसर एक ही कैंपस में बैठे। तो अब आपको बिल्कुल आसान का काम है, एक ही बिल्डिंग में जाना है, कोई आपको इधर उधर नहीं भगाएगा। किसके पास काम होना है, एक ही ऑफिस में सारे लोग बैठे हैं, आपने वहां जाके अपना काम वहां पे करा के आना। एक और अच्छी बात जो यहाँ पे हुई है, और ये डिंगा में ही हो सकती थी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी मुबारकबाद देता हूँ।
आज, और जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज कराया, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, आज यहाँ पे तकरीबन 700 पेड़, सिर्फ ये 7 वाला जो आपका कैंपस है, 700 पेड़ यहाँ पे लगाया जा रहा है। और ये 700 पेड़ में से जो सुबह अभी 4 पेड़ सिंबॉलिक हमने लगाए हैं, वो चिनार के पेड़ वहां पे लगाए।